अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू मास्टर्स। आज हमने ENG 522 लेसन नंबर 2 का पार्ट 2 देखना है, जिसके अंदर हमारे पास टॉपिक 10 आ रहा है। ये हमारे इस लेसन 2 का लास्ट टॉपिक है जो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। टॉपिक 10 है हमारे पास द लिंग्विस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। जो लिंग्विस्टिक के स्कूल ऑफ थॉट थे ना, वो 4 थे। यहाँ पे पहले जो हमने किए थे फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, जनरलिज्म और कॉग्निटिविज्म। पहले हम डिस्कस करेंगे फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म क्या कहता है? फंक्शनलिज्म का जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि लैंग्वेज का मेन पर्पस कम्युनिकेशन है और लैंग्वेज की स्ट्रक्चर इसी मकसद की वजह से बनती है। सिंपल आप कह सकते हो कि लैंग्वेज सिर्फ रूल्स नहीं है, बल्कि ये कम्युनिकेशन के लिए है। फंक्शनलिज्म कहता है कि लैंग्वेज को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि लोग लैंग्वेज को किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और किस सिचुएशन, किस कॉन्टेक्स्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूँ, तो अगर आप कहते हो दरवाज़ा बंद करो, सेंटेंस में एक ऑर्डर है कि दरवाज़ा बंद करो, लेकिन इसका मकसद क्या है कि आपने काम करवाना है, आपने दरवाज़ा बंद करवाना है। तो फंक्शनलिज्म यही कहता है कि लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर होती है वो इसी पर्पस की वजह से होती है। अब जो फंक्शनलिज्म है वो चॉम्स्की की जो लिंग्विस्टिक थी ना, उसके चॉम्स्की की थ्योरी से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट यानी उल्टा, उसके ऑपोजिट है। यहाँ पे एक फिलोसोफर थे क्रिस्टोफर बटलर। उन्होंने क्या करी, इज अ स्ट्रॉन्ग कंसेंसस अमंग फंक्शनलिस्ट दैट द लिंग्विस्टिक सिस्टम इज नॉट सेल्फ कंटेन्ड एंड सो ऑटोनोमस फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स बट इज शेप्ड बाय देम। इनका इजी वर्ड्स में बताऊं तो लैंग्वेज सिस्टम जो है वो अकेला नहीं है, सेल्फ कंटेन्ड, इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब इज नॉट सेल्फ कंटेन्ड, लिंग्विस्टिक सिस्टम इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक्सटर्नल चीज़ों से इफेक्ट होता है। अब इसमें एक्सटर्नल चीज़ें कौन सी आ रही होती है? सोसाइटी, कल्चर, सिचुएशन, इन एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। तो जो लिंग्विस्टिक है वो इन चीज़ों से इफेक्ट होता है। सिंपल आप ये भी कह सकते हो लैंग्वेज इन्वायरमेंट से शेप होती है। अच्छा, आगे फंक्शन लिस्ट कहते हैं लैंग्वेज जो है वो एक टूल है कम्युनिकेशन का, और इसी वजह से ग्रामर बनती है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर आप किसी बिगनर से पूछोगे कि लिंग्विस्टिक लैंग्वेज क्या है, तो वो बोलेगा कम्युनिकेशन का ज़रिया, और ये बिल्कुल जो है वो लिंग्विस्टिक के पास पास बिल्कुल क्लोज बात है कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन का ज़रिया। आगे जो फंक्शनलिस्ट अप्रोचेज है ना, इसके अंदर फंक्शनलिज्म के अंदर भी बहुत सी डिफरेंट अप्रोचेज है, लेकिन यहाँ पे हमने दो देखनी जो बहुत प्रोमिनेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। पहली रोल एंड रेफरेंस ग्रामर RRG, और दूसरी है लिंग्विस्टिक सिस्टमैटिक लिंग्विस्टिक SL। जो रोल एंड रेफरेंस ग्रामर RRG है, इसको डेवलप किया था विलियम फोले ने और रॉबर्ट वैन विले ने। और ये अप्रोच हमें क्या कहती है कि लैंग्वेज को समझना इस तरह के लोग क्या कहना चाहते हैं और ग्रामर कैसे उनकी मदद करती है। मतलब इसका फोकस इसके लैंग्वेज के मकसद पे और उसकी ग्रामर कनेक्शन पे होता है। और जो दूसरी SL है, उसको डेवलप किया था माइकल हेलिडे ने। वो क्या कहते हैं कि लैंग्वेज को सिर्फ सेंटेंस तक नहीं, बल्कि पूरे टेक्स्ट डिस्कोर्स की तरह समझना कहलाती है ये हमारी SL में, कि ये देखना कि सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या, स्पीकर क्या कर रहा है, मीनिंग कैसे बन रहा है। ठीक हो गया। अब आगे, अब यहाँ पे फंक्शनलिज्म में कुछ इश्यूज भी हैं, यानी ये एग्जैक्ट रूल नहीं देता, बल्कि इसका जो ज़्यादा फोकस होता है वो पैटर्न्स पे, प्रेफरेंस पे, टेंडेंसीज पे और चॉइसेस पे होता है। सिंपल आप लोग कह सकते हो ये फ्लेक्सिबल है, लेकिन इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स बहुत कम होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। नाम से ही आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि जो स्ट्रक्चरलिज्म होता है कि किसी भी वर्ड के स्ट्रक्चर पे अगर हम उस पर फोकस करें तो हमारे कौन सी अप्रोच को लाएगी? स्ट्रक्चरलिज्म। अब स्ट्रक्चरलिज्म में मेन पॉइंट क्या है कि मीनिंग कॉन्टेस्ट से बनती है। कोई भी वर्ड अकेला कुछ नहीं होता जब तक उसके साथ कोई और वर्ड ना लगे। जब उसके साथ एक और वर्ड लगता है तो वो दोनों मिलकर एक मीनिंग दे रहे होते हैं। अब ये स्ट्रक्चरलिज्म की अप्रोच किसने दी थी? सैसुर ने इसकी ये स्ट्रक्चरलिज्म के इसको फाउंडर भी इनको कहा जाता है। इन्होंने कहा कि जो वर्ड्स हैं वो ये लिखा हुआ कि द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इज आर्बिट्रेरी, के वर्ड्स आर्बिट्रेरी होते हैं। आर्बिट्रेरी क्या होता है कि वर्ड्स का अपनी चीज़ से कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं होता। मतलब एक वर्ड है, उसको कोई ऐसे नहीं कि उसका कोई नेचुरल कनेक्शन है, बल्कि बस उसका एक आर्बिट्रेरी मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल इधर लिखी हुई जैसे डॉग है। अब इसका डॉग का क्या मतलब होता है? कुत्ता। अब इसका डॉग का कुत्ते से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं, ये तो हम लोगों ने अपनी अपनी तरफ से ही नाम रखे हुए कि ये डॉग है, ये टेबल है, कोई पीछे से एक नेचुरल कनेक्शन तो इनका नहीं है ना, ये इंसान की अपनी होती है। अब जो डॉग है वो हमारे मुल्क में हम उसको डॉग कहते हैं, बाहर के मुल्क में उसको पप्पी, और इस तरह के डिफरेंट नेम्स एक चीज़ के होते हैं। तो ये इसको कहते हैं आर्बिट्रेरी मीनिंग। अब दूसरा था हमारे पास कि द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इज रैशनल, कि स्ट्रक्चरलिज्म कहती है कि वर्ड का मीनिंग दूसरे वर्ड से बनता है, रैशनल एंड डिपेंडेंट ऑन द मीनिंग ऑफ अदर, कि वर्ड का मीनिंग दूसरे वर्ड्स पे डिपेंड करता है और दूसरे वर्ड से बनता है। जैसे अब यहाँ पे हेड और शेड वर्ड है, ये दोनों एक दूसरे मिलते जुलते हैं। अगर शेड वर्ड ना होता तो हेड का मीनिंग कोई और होता। ठीक हो गया। आई होप इसकी आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब आगे एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हम चीज़ों को समझते हैं उनके डिफरेंसेस से। यहाँ पे है
ये कि हम चीज़ों को उनके डिफरेंसेस से समझते हैं। हम जानते हैं कि कोई चीज़ मतलब एक दूसरे का अगर ऑपोजिट दो चीज़ें होती हैं ना, तो हमें और वो और अच्छी तरह समझ आ रही होती हैं। अब यहाँ पे एक पावरफुल है कि स्ट्रक्चरलिज्म एक पावरफुल आइडिया क्या था कि लैंग्वेज हमारी सोच को शेप करती है। अब जैसे एक वर्ड है टेररिस्ट और दूसरा फ्रीडम फाइटर, दोनों का अगर टेररिस्ट भी क्या करता है, उसका काम भी वही है, और फ्रीडम फाइटर मतलब दोनों बात एक ही है, लेकिन वर्ड से उनकी शनाख्त चेंज हो रही है, उनका एक पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और एक नेगेटिव तरफ। एक हम दहशत गर्द करें तो वो हम कहते हैं जो मुल्कों को नुकसान पहुंचाते हैं, इस तरह देखा जाए वो अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं। और दूसरा अगर हम कहें हमारे हमारे फ्रीडम फाइटर, हमारे हमारे मुल्क के खिलाफ लड़ने वाले, हमारे शोहदा और हमारे इस तरह, तो वो बात एक ही हो रही है, दोनों अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं, लेकिन वर्ड से जो है वो इंसान की सोच ही चेंज हो जाती है। दोनों पर्सन सेम ही है, लेकिन वर्ड्स चेंज होने से मीनिंग और जो हमारे माइंड की परसेप्शन है वो भी साथ चेंज हो रही है। तो इसलिए वर्ड्स जो है वो रियलिटी को फ्रेम करती है। अब यहाँ पे ससुर ने ये टर्म भी यहाँ पे दो इसने इंपॉर्टेंट टर्म्स दी, पैरोल एंड लैंगे, लूंगा भी इसको आप कह सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आप लोगों को इसके बारे में पूछ सकते हैं कि पैरोल क्या होता है और लुंगे क्या होता है, तो शॉर्ट में भी आ सकता है डेफिनेशन इनकी। पैरोल होता है जो हम बोलते हैं, एक्चुअल सेंटेंस जो हम बोल रहे होते हैं ना, वो पैरोल कहलाता है। और लुंगे क्या होता है, जो इंटायर सिस्टम होता है लैंग्वेज का, इसका मतलब हमारी पूरी लैंग्वेज के सिस्टम को कहा जाता है। पैरोल तभी समझ आता है जब आप हमें लुंगे का पता होता है। ठीक हो गया। आगे आ रहा है स्ट्रक्चरलिज्म मेथोडोलॉजी प्रिंसिपल। यहाँ पे जो एक स्कॉलर थे हमारे पास, ये पीटर बैरी, इन्होंने हमें रैशनल स्ट्रक्चरलिज्म के 3 बेसिक रूल्स बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो द मीनिंग वी गिव टू वर्ड्स आर आर्बिट्रेरी, कि वर्ड्स का रियल ऑब्जेक्ट से लिंक नहीं होता। दूसरा आ रहा है यहाँ पे कि द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आर रैशनल, वर्ड का मीनिंग दूसरे वर्ड पर डिपेंड करता है। और एक और है यहाँ पे कि लैंग्वेज हमारी सोच और अंडरस्टैंडिंग को कंट्रोल करती है। अब मेथोडोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या थे इसमें, कि स्ट्रक्चरलिज्म के ये रूल्स हैं कि वर्ड अकेला मीनिंगफुल नहीं होता, मीनिंग स्ट्रक्चर के अंदर होता है, कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता, हर इंसान का कॉन्सेप्ट एक दूसरे से डिफरेंट होता है। जैसे डॉग सुनकर अगर हम किसी को जर्मन शैपियर्ड याद आ जाती है, जर्मन में उसको शैपियर्ड कहा जाता है, और कहाँ पे किसी को पपी कहा जाता है, हमारे में भी डिफरेंट, किसी को कहीं पे कुत्ता कहा जाता है, कहीं पे डॉग, मतलब इस तरह। तो यानी मीनिंग फिक्स्ड नहीं होता, ये हमारी अपनी परसेप्शन है, तो इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरलिज्म। अब इसमें आप लोगों ने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरलिज्म में, बस जो मैंने बताया ना, ये आप लोगों ने माइंड में रखना। स्ट्रक्चरलिज्म की डेफिनेशन आ सकती है, वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। और यहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म में जो मैंने अभी 3 पॉइंट्स बताए हैं कि आर्बिट्रेरी होते हैं और उनके वर्ड्स रैशनल होते हैं, और मैंने तीसरा क्या बताया कि लैंग्वेज शेप्स को रियलिटी करती है, ये 3 और बस। और यहाँ पे जो पैरोल और ये वाला, ये मैंने साथ बता दिया, ये इंपॉर्टेंट। आप चलते हैं नेक्स्ट। अब आगे हमारे पास आ रहा है जनरेटिविज्म। जनरेटिविज्म एक थ्योरी है जो नोम चॉम्स्की ने 1957 में अपनी फेमस बुक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर के थ्रू हमें दी। इस थ्योरी ने लिंग्विस्टिक को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। जनरेटिविज्म क्या होता है? सिंपल आप लोग कह सकते हो कि लैंग्वेज इंसान के दिमाग में पहले से होती है, यानी इनिटेट होती है, हमारे दिमाग में पहले से ही होती है। बस बच्चे जो है वो लैंग्वेज को सीखते नहीं है, बल्कि उसको डिवेल्प करते हैं। लैंग्वेज हमारे अंदर मौजूद होती है, तो हम उसको सिर्फ डिवेल्प करते हैं। जैसे बच्चा चलना नेचुरली सीख लेता है, वैसे ही वो लैंग्वेज भी नेचुरली डिवेल्प करता है। और आगे आ रहा है कि जनरेटिज्म में एक रूल का सिस्टम होता है जो बताता है कि सेंटेंस कैसे बनाना है, मीनिंग कैसे एक्सप्रेस होते हैं। जो लिमिटेड रूल से इनफाइनाइट सेंस बन सकते हैं, मतलब रूल्स थोड़े हैं और हम उससे इनफाइनाइट अनलिमिटेड सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक हो गया। आगे यहाँ पे क्या आ रहा है, इसमें से कुछ भी नहीं करना, बस ये जनरेटिज्म एसेंशियल होता है, इसकी फिजिबल फीचर्स होती है ह्यूमन लैंग्वेज में। जो हाईलाइट किया वो सिर्फ आप लोगों ने ये देख लेना, यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, बस जो बता रही हूँ वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। यहाँ पे चॉम्स्की ने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एक कंपिटेंस और परफॉर्मेंस। कंपिटेंस होता है हमारे अंदर का नॉलेज, आप लोग कह सकते हो जो हम बोलते हैं उसका नॉलेज हमारे दिमाग में होता है, जैसे हमें पता होता है कि हमने सेंटेंस कैसे बनाना है। दूसरी आ रही है परफॉर्मेंस, इसमें कहता है कि रियल लाइफ में लैंग्वेज के यूज़ को हमने देखना होता है, जैसे हम गलतियाँ करते हैं, रुक रुक को बोलते हैं, मतलब रियल लाइफ में जो हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं उसको ना परफॉर्मेंस कहते हैं। अब यहाँ पे चॉम्स्की ने ना हर सेंटेंस के हमें 2 लेयर्स बताई हैं, एक डीप स्ट्रक्चर और दूसरी सरफेस स्ट्रक्चर। डीप स्ट्रक्चर कहते हैं जो अंदर वाला मतलब होता है किसी भी सेंटेंस का, हाइडन मीनिंग भी आप लोग कह सकते हो। और सरफेस स्ट्रक्चर जो हम बोलते हैं, जो हम लिखते हैं, उसका ऊपर में जो हमें मीनिंग शो हो रहा होता है। दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, बस सरफेस डिफरेंट होती है। ठीक है। अब आगे चॉम्स्की ने कहा कि लैंग्वेज और ह्यूमन कॉग्निशन डिवेल्प्स एट द सेम टाइम, कि लैंग्वेज और जो ह्यूमन कॉग्निशन है वो एक ही टाइम पे डिवेल्प हो रही होती है। यहाँ पे जो चॉम्स्की है उसने हमें यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बताया कि चॉम्स्की कहता है दुनिया की हर लैंग्वेज में कुछ कॉमन रूल्स होते हैं, उसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे हर लैंग्वेज में नाउन और वर्ब होता है, हर लैंग्वेज में स्ट्रक्चर होता है, तो जो रूल सारी दुनिया की लैंग्वेजेस में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रामर। अब
यहाँ पे कुछ लैंग्वेज दी हुई है, एक है आई लैंग्वेज और दूसरी आ रही है ई लैंग्वेज। आई लैंग्वेज का मतलब होता है दिमाग के अंदर वाली लैंग्वेज सिस्टम को हम आई लैंग्वेज कहते हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर होती है, और ई लैंग्वेज कहते हैं जो हम बोलते या लिखते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रही है रिकरियन। रिकरियन वो कह रहे हैं सेंटेंस के अंदर सेंटेंस ऐड होना, उसको हम कहते हैं रिकरियन। ये मीनिंग इसका आ सकता है आपसे में कि रिकरियन क्या होती है कि आप सेंटेंस के अंदर सेंटेंस ऐड कर रहे हो, तो वो एक ये ना लैंग्वेज की खास फीचर है। आप लोग इसकी लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स भी इसको कह सकते हो। अब यहाँ पे एलएडी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। यहाँ पे चॉम्स्की ने हमें क्या कहा कि हर बच्चे के पास एक नेचुरल सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलएडी। ये एमसीक्यू इसकी फॉर्म में पूछ सकते हैं। ये क्या करता है कि लैंग्वेज इन्वायरमेंट से लैंग्वेज सुनता है, रूल्स गैस करता है और आहिस्ता आहिस्ता परफेक्ट ग्रामर बना लेता है। जैसे बच्चा सुनता है कि आई एम गोइंग में जा रहा हूँ, फिर वो खुद बनाना स्टार्ट हो जाएगा। आई एम गोइंग कोई भी वेयर है, मतलब जहाँ भी वो जा रहा हो, स्कूल या ITC। ठीक हो गया। अब आगे क्या आ रहा है यहाँ पे 1965 में, ये है कि यहाँ पे चॉम्स्की ने हमें दो बेसिक टाइप्स बताई हैं लैंग्वेज यूनिवर्सल्स की 1965 में। कौन कौन सी हैं? एक है सस्टैटिक यूनिवर्सल और दूसरा फॉर्मल यूनिवर्सल। सस्टैटिक यूनिवर्सल कहते हैं लैंग्वेज के बेसिक एलिमेंट्स को, जैसे आवाज़ें निकालना, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज भी आप उसको कह सकते हो, एमसीक्यूज आ सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज किसको कहते हैं? सस्टैटिक यूनिवर्सल मतलब लैंग्वेज के बेसिक एलिमेंट्स को। और फॉर्मल यूनिवर्सल क्या होता है? विद द कंसर्न विद द फॉर्म और शेप ऑफ अ ग्रामर, ये ग्रामर के स्ट्रक्चर से इसका लिंक होता है। ठीक हो गया। यहाँ पे एक और आ रहा है यूनिवर्सल फोनेटिक अल्फाबेट क्या होते हैं? ये डिफाइन करते हैं कि पॉसिबल सिग्नल्स फ्रॉम विच सिग्नल ऑफ अ पार्टिकुलर लैंग्वेज आर ड्रॉन, कि एक लैंग्वेज से सिग्नल्स निकाल के आपने दूसरी जगह उसको यूज़ करना, जितने भी उसके पॉसिबल्स बन रहे होते हैं। अब बस इसमें यही था। अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आ रही है। यूनिटिज्म में ये किसने डेवलप किया था और कब किया था? 1957 में नॉम चॉम्स्की। और इसका इसने किस में डिस्कस किया था? सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर इसकी बुक थी, उसमें। यूनिटिज्म क्या होता है इसकी डेफिनेशन आ सकती है। कंपिटेंस और परफॉर्मेंस क्या होती है इसका डिफरेंस आ सकता है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में पूछ सकते हैं। ई लैंग्वेज और आई लैंग्वेज एमसीक्यूज के तौर पर पूछ सकते हैं कि ये क्या होती हैं। ठीक हो गया। और आगे क्या है? लैड का मैंने बता दिया, और साथ इन दोनों में भी डिफरेंस पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में भी कि सस्टैटिक यूनिवर्सल क्या होता है और फॉर्मल यूनिवर्सल क्या होता है। इस तरह वो पूछ सकते हैं फॉर्म और शेप को जो ग्रामर करती है वो कौन सी यूनिवर्सल होती है? फॉर्मल यूनिवर्सल। और बिल्डिंग ब्लॉक्स की सस्टैटिक यूनिवर्सल। इस तरह ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास आ रहा है कॉग्निटिविज्म। ये क्या होता है? कॉग्निटिविज्म एक लर्निंग थ्योरी है जो फोकस करती है दिमाग के अंदर हमारे मेंटल प्रोसेस, दिमाग के अंदर चलने वाले मेंटल प्रोसेस पर ये फोकस करती है। सिंपल आप लोग कह सकते हो। ये नहीं देखती कि सिर्फ कि ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये कि उनका बिहेवियर क्या है, बल्कि ये देखती है कि स्टूडेंट सोच कैसे रहे हैं। तो ये हमारे मेंटल प्रोसेस से लिंक करती है। अब यहाँ पे 1950s में एक ना बहुत बड़ा चेंज आया जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या था कि साइंटिस्ट ने हमारी थिंकिंग पर, मेमोरी पर और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया था। अब हम इसकी कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं कॉग्निटिविज्म की। ये 1950 में स्टार्ट हुई और 1970 में एजुकेशन और लैंग्वेज लर्निंग पर इसने इफेक्ट डाला और ये तब खत्म हुई। ये थोड़ी असल में ना बिहेवियरिज्म के रिएक्शन में थी। आप इसको ये भी कह सकते हो कि बिहेवियरिज्म के रिप्लाई में थी। तो एमसीक्यू जा सकता है कि बिहेवियरिज्म के रिएक्शन में कौन सी थ्योरी थी, तो वो कौन सी थी? कॉग्निटिविज्म। ठीक हो गया। अब बिहेवियरिज्म क्या कहता था कि ना सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, मतलब जो हम बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, दिमाग के अंदर क्या हो रहा है वो इसके ऊपर फोकस नहीं करता, तो उसको इग्नोर कर देता था। लेकिन जो कॉग्निटिविज्म है इसने कहा नहीं, असल लर्निंग दिमाग के अंदर हो रही होती है। ठीक हो गया। तो ये इस बात पे ये कॉग्निटिविज्म आई थी। आगे आ रही है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉग्निटिविज्म की डेवलपमेंट पर असरअंदाज हैं। 4 फैक्टर्स हैं। ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, पहला कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का डेवलपमेंट, दूसरा है कि एक्सटर्नल बिहेवियर से फोकस शिफ्ट होकर ब्रेन पर आता है, और तीसरा कंप्यूटर साइंस का इफेक्ट हमने देखना है, इन एडिफेंसी इफेक्ट को कहते हैं, और लास्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटरेस्ट। तो ये चारों चीज़ें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कॉग्निटिविज्म की डेवलपमेंट पर असरअंदाज होती हैं। अब यहाँ पे है कि कॉग्निटिविज्म स्टडी करती है थिंकिंग को, परसेप्शन को, अटेंशन को, सेंसेशन को, इनकोडिंग और मेमोरी वगैरह को। तो इन सब को हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स ऑफ द ब्रेन। तो ठीक है, ये आप लोग एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ब्लैक बॉक्स किस में डिस्कस हो रहा है कॉग्निटिविज्म में, और ये क्या होता है कि इन सब चीज़ों को डिस्कस करना। अब यहाँ पे कॉग्निटिविज्म के हमने कुछ प्रिंसिपल्स देखने हैं। पहला आ रहा है हमारे पास सेंसेशन। जब हम कोई चीज़ फील करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं या हम उसको टच करते हैं, वो हमारी क्या होती है? सेंसेशन। परसेप्शन होती है चीज़ों को समझना और उनका मीनिंग बनाना।
और अटेंशन होता है किसी एक चीज़ पर फोकस करना, ठीक है, किसी भी चीज़ पर हम फोकस करें, उसको दूसरी चीज़ों से ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस दें, तो वो होती है अटेंशन। आगे आ रहा है इनकोडिंग। इनकोडिंग इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके मेमोरी में स्टोर करना, और इसकी दो टाइप्स होती है इनकोडिंग की, एक बॉटम अप और दूसरी टॉप डाउन। ये लिखी हुई बॉटम अप और टॉप डाउन, ठीक हो गया। आगे आ रही है मेमोरी। इंफॉर्मेशन को याद रखना मेमोरी कहलाती है, और इसकी तीन टाइप्स होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और सेंसरी मेमोरी, ठीक है। और आगे आ रहा है प्रॉब्लम्स बेस्ड लर्निंग की स्ट्रेंथ क्या होती है, ये फोकस करती है मीनिंगफुल पे, ना कि फैक्ट्स पे। और दूसरा कि स्टूडेंट्स की इनिटेट लर्निंग स्टूडेंट्स के ना इनिटेटिव को इम्प्रूव करती है, उसको अचीवमेंट हासिल करने के लिए, मतलब प्रॉब्लम खुद सॉल्व करती है। अब आगे वीकनेस और स्ट्रेंथ आ रहा है। वीकनेस में आ रहा है कि कभी स्टूडेंट सिर्फ टास्क कंप्लीट करने पर फोकस करते हैं, हर स्टूडेंट सेम तरीके से नहीं सीखते, तो ये क्या है, वीकनेस। और ये अच्छा तरीका नहीं है कि लर्नर जो है वो सिर्फ टास्क को कंप्लीट करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, नहीं, बल्कि उसे सीखने के लिए उस टास्क को कंप्लीट करना चाहिए। और स्ट्रेंथ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स को समझ आती है, वो रट्टा नहीं लगाते, और थिंकिंग इंप्रूव होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं। अब यहाँ पे टीचर के लिए क्या है कि अगर टीचर कॉग्निटिज्म यूज़ करे तो स्टूडेंट्स की सोच को सोचने का ना चांस मिलता है, मतलब वो स्टूडेंट्स अपनी खुद सोचने के काबिल बनते हैं, सिर्फ रट्टा नहीं लगवाया जाता, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने चाहिए टीचर को। तो इसी के साथ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें कॉग्निटिज्म में क्या मैंने साथ साथ ही वैसे बता दिया है, जिसकी आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है। कॉग्निटिज्म रेवोल्यूशन क्या होता है, इसकी हिस्ट्री में ये कब स्टार्ट हुई, 1950 में, और एंड कब हुई, 1970 में। और ये किसके रिएक्शन में आई थी, बिहेवियरिज्म के। इसके डेवलपमेंट के ये 4 पॉइंट्स आप लोगों ने देख लेने। और प्रिंसिपल की सेंसेशन, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम पूछ सकते हैं, और लॉन्ग में इनके बारे में वैसे भी थोड़ा मतलब डेफिनेशन की पूछ सकते हैं। तो बस इसमें यही था। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट कर रही हूँ, तो आप लोगों पे फ़र्ज़ है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, मुझे फीडबैक दें, चाहे आपका फीडबैक अच्छा है बुरा है वो अलग बात है, लेकिन मुझे फीडबैक तो ज़रूर दें, मुझे पता चले मैं इतना जो खप रही हूँ बच्चों को इससे कुछ फ़ायदा हो भी रहा है कि बस मैं खप ही जा रही हूँ। तो कोई इंप्रूवमेंट अगर चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे कह सकते हैं, मुझे भी सपोर्ट करें, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से बना रही हूँ, तो आप लोग भी मुझे कुछ सपोर्ट करें। तो बस दूसरों के साथ शेयर भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।